चेरिल हंटर कहती हैं कि मैं जब छोटी थी तो मैं और मेरी फैमिली कोलोराडो के आउटस्कर्ट्स में रहती थी, जो कि एक बहुत ही सुनसान सी जगह थी। हमारा घर एक पहाड़ के ऊपर था और जब भी मैं घर से बाहर देखती थी तो मुझे मीलों तक वहाँ पर कोई और बड़ी जगह नहीं दिखती थी। बस उस गाँव में हम और कुछ और फैमिलीज थी। चेरिल कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन मुझे हमेशा से इच्छा थी कि मैं वहाँ से निकलूं, उन लोगों से मिलूं जिन्हें मैं आज तक नहीं मिली हूँ। उस वक्त जो मैंने मैगजीन्स पढ़ी थी, मैं भी उन मैगजीन्स में मॉडल्स की तरह कपड़े पहनना चाहती थी। जब मैं उन मैगजीन्स को देखती थी तो मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे भी मॉडल बनना है। मेरी हाइट भी अच्छी थी और मैं दिखने में भी ठीक थी, इसलिए मैंने अपना लाइफ गोल बना दिया कि यस, मैं मॉडल ही बनूंगी। फाइनली मैंने सोचा कि मैं यूरोप जाऊंगी और वहां जाके अपना मॉडल बनने का सपना पूरा करूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड लीजी को भी मना लिया था कि वो मेरे साथ चले। हम दोनों ने काफी जॉब्स करना स्टार्ट किया और सालों तक पैसे जोड़े और फाइनली वो डे आया जब हम दोनों फ्रांस के लिए चल पड़े। जैसे ही हम फ्रांस पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहाँ पर मुझे एक हैंडसम लड़का दिखा जिसके गले में कैमरा लटका हुआ था। उसने मुझे देखा और वो बोला, क्या आप एक मॉडल हो? जब मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मॉडल बना सकता हूँ। उसने दूर खड़े अपने एक दोस्त की तरफ इशारा किया कि वो भी इसी प्रोफेशन में है। मैं बहुत खुश हो गई थी कि फ्रांस में मॉडल बनना कितना आसान है। जब लीजी ने ये सुना तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इन स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन चेरिल बोलती हैं कि लीजी को कुछ नहीं पता था कि मेरा प्लान मॉडल बनने का है, इसलिए मैंने उसे होटल जाने को बोला और मैं उन लड़कों के साथ चल पड़ी। उन्होंने मुझे ड्रग किया और एक सुनसान सी जगह में ले जाकर मेरा रेप किया। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक पार्किंग लॉट पर छोड़ दिया और उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? मैं क्यों इस जगह में आई? मैं क्यों नॉर्मल लड़कियों की तरह घर में नहीं रुक सकती थी? भगवान ने ये मेरे साथ क्यों किया? मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी। मैं जानती थी अगर मैंने किसी को कुछ भी बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ओवर थिंकिंग के कारण इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मैं सोच रही थी कि मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं जब लोगों के साथ बैठी भी होती थी तो हमेशा अकेला ही फील करती थी। कुछ सालों के बाद मैं एक्चुअल में मॉडल बन गई। मैं अपनी मॉडलिंग जॉब में बहुत जगह गई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और इवन जापान। जब मैं जापान में पहुंची तो वहां मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। मैं एक दिन एक मॉडलिंग एजेंसी में बैठी थी और कॉन्फ्रेंस रूम के एक लंबे टेबल के पास बैठकर ये प्रिटेंड कर रही थी कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। जापान में ट्रेडिशन है कि काफी लोग अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने बुजुर्गों से वो काफी चीजें सीख सकते हैं। तो अब हुआ ये कि जब मैं वहाँ उस टेबल में बैठी थी तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पर मेरे पास आई और वो बोली, वाबी साबी। मैं डर गई और मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? वाबी साबी? क्या ये टेबल है, कोई लकड़ी है या कॉन्फ्रेंस रूम है? ये है क्या? दूसरे रूम से चेरिल की एजेंट चिल्लाई और बोली, नहीं नहीं, वाबी साबी एक जापानीज वर्ड है। फिर एक एक करके वाबी साबी वर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया। जापान में पहले एक सेरेमनी बनाई जाती थी कि सारे मॉन्क मिलके चाय पियेंगे ताकि वो ज्यादा देर तक मेडिटेशन कर सके। लेकिन हुआ ये कि चाय पीने की इस प्रथा को अमीर लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब ये अमीर लोग करते ये थे कि फुल मून के दौरान वो एक दूसरे को चाय के लिए बुलाते और अपने महंगे महंगे चाय के खूबसूरत बर्तन एक दूसरे को दिखाते जो वो चाइना से लेके आए हैं। इसलिए शुको ने सेरेमनी को रीडिजाइन किया वाबी साबी के कॉन्सेप्ट को रखकर, जिसके अकॉर्डिंग इस चाय की सेरेमनी को नॉर्मल बर्तन में पिया जाएगा तो उसे फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उसे जोड़ के यूज किया जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि इस चाय की सेरेमनी को फुल मून के टाइम में ही पिया जाए, ये कभी भी पी जा सकती है। वाबी का जापानीज में मतलब है कि जो सिंपल है वो ज्यादा खूबसूरत है, यानी एक नॉर्मल बर्तन या इंसान जिसमें कमियां हैं वो ज्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट बर्तन जिसे चमकाया गया हो। साबी का मतलब है कि टाइम के साथ साथ हर चीज को बूढ़ा होना है या फिर खराब होना है, लेकिन ये इम्परफेक्शन ही उसको परफेक्ट बनाती है। इन शॉर्ट, वाबी साबी का मतलब है कि हमें चीजों को एकदम परफेक्ट करके सोचने के बजाय उसे उसके इम्परफेक्शन को एज ब्यूटीफुल सोचना चाहिए। हमारे पेरेंट्स की झूरियां या घर में टूटे हुए बर्तन ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसी कॉन्सेप्ट से एक और जापानीज कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे कहते हैं किन सुगी। किन का मतलब है गोल्डन यानी सोना और सुगी का मतलब है दो चीजों को जोड़ना, यानी पूरा किन सुगी का मतलब हुआ सोने से जोड़ना। अब इस वाबी साबी के कॉन्सेप्ट को जापान में किनसुगी से भी यूज किया जाता है। होता ये था कि वहाँ के मॉन्क्स ने डिसाइड किया था कि अगर कोई भी टी पॉट जापान में टूटेगा तो वो उसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि सबसे कॉस्टली सोने के पाउडर से उसे जोड़ देंगे और उसके टूटे हुए पार्ट्स को छुपाने के बजाय उसे और ज्यादा दिखाएंगे ताकि सब देख सके कि इसमें भी एक ब्यूटी है। अब बहुत से लोग अगेन इस कॉन्सेप्ट को भूल के मार्केट से इसी डिजाइन के महंगे से महंगे कप्स खरीद लेते हैं और दोबारा से शो ऑफ करते हैं, जैसे कि इस कप में 2 कप्स को जोड़ा गया है और इस एक कप का प्राइस 4100 रुपीज है। आई मीन अगेन लोग वाबी साबी के कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं कि इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो। इन लोगों के लिए एक जापानी स्टोरी है जो कि सेनरो रिको की है, जो 1522 में पैदा हुए थे। एक बार गेस्ट्स ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनके लिए बहुत ही महंगे चाय के बर्तन मंगाए, ये सोच के कि सेनो रिको इसे देख के बहुत खुश होंगे। लेकिन हुआ यह कि सेनो रिको ने इसे नोटिस भी नहीं किया और खिड़की से बाहर जो एक पतली सी टहनी थी बस उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते रहे।
जब रिकू वहाँ से चले गए तो वहाँ पर होस्ट को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस टी जार को फेंक दिया। ये देखकर कुछ गेस्ट ने वो टी जार के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़ दिया। जब अगली बार सेन और रिकू वहाँ पर आए तो उन्होंने उस जुड़े हुए टी जार को देखा और कहा वाह, अब इस बार ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं चेरिल की स्टोरी में। एनीवेज जब चेरिल को वाबी साबी का मतलब बताया तो पहले वो पैनिक करने लग गई, फिर रूम छोड़ के वॉक पर चली गई और सोचने लगी कि ये वाबी साबी का कॉन्सेप्ट क्या मुझ पर भी अप्लाई होता है। फिर उसे लगा कि नहीं, ये एक बकवास थियोरी है और वो चलते चलते कैफे में जा बैठी और अपने पर्स से बुक निकाल के पढ़ने लग गई। तभी एक जापानीज बूढ़ी औरत ने चेरिल को देखा और वो चिल्लाने लग गई, ना जे सेंसोनी हो। चेरिल कहती है कि जब मैंने देखा कि ये बोल किसे रही है तो मैं बता सकती थी कि वो मेरी तरफ ही देख के बोल रही थी। तभी सामने बैठे एक आदमी ने चेरिल से कहा कि ये बूढ़ी औरत बोल रही है कि तुम लोगों ने जापान के साथ क्यों लड़ाई करी, और वो इसलिए था क्योंकि चेरिल एक अमेरिकन थी। चेरिल कहती है कि मैं अपने मन में सोचने लग गई कि मैंने कौन सी वॉर करी थी जापान में। मैं तो एक टीनेजर हूँ, मैं कौन सी 70 साल की हूँ जो अमेरिकन आर्मी में थी और जापानी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ रही थी। और ये सोच के मैं फिर से अपनी बुक पढ़ने लग गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से चिल्लाई, नाजे सेंसोनी हो, नाजे सेंसोनी हो। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने एक कपड़े से ध्यान से एक एनवलप निकाला और उसमें से उसने एक ब्लैक और व्हाइट फोटो निकाली और उस फोटो को अपने सर के ऊपर रख दिया और उसके बाद वो जोर जोर से रोने लग गई। चेरिल कहती है कि उस रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं ही एक फॉरेनर थी और सब मुझे ही देख रहे थे। मेरे साथ बैठा आदमी दोबारा से बोला और उसने कहा कि ये औरत पूछ रही है कि तुमने इसके माँ बाप को क्यों मारा। चेरिल कहती है कि मुझे सुन के बहुत गुस्सा आया कि मैंने कौन सा किसके पेरेंट्स को मारा है और मैं अपनी बुक को अपने बैग में रखने लग गई। और जाने से पहले मैंने एक बार उस बूढ़ी औरत को गुस्से से देखा और पहली बार हम दोनों की आंखें मिली। वो रो रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी और लाइफ से वो डिप्रेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करे और उसमें भी मैंने एक अकेलापन देखा और उसकी आंखों में देखते ही मैं समझ गई कि ये कोई पागल औरत नहीं बल्कि इसकी सिचुएशन एग्जैक्टली मेरे जैसी है। मैं उस औरत के सामने झुक गई। ये देख के वो चुप हो गई। उसके बाद जब हमारी आंखें दोबारा से मिली तो मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, वाबी साबी। और मैं अपना सामान उठाने के बाद दोबारा से उसके सामने झुकी। ये देख के उस रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग, चाहे वो बूढ़े हों या जवान, उन सब ने बाव किया। और उस वक्त उस रेस्टोरेंट से जाने के बाद पहली बार मुझे वाबी साबी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम सबकी इम्परफेक्शन ही हमें परफेक्ट बनाती है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बर्तन में ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होता है। जो भी हम आज तक सोचते रहे हैं कि हमारे में ये इम्परफेक्शंस हैं, ये गलतियां हैं, वो ही एक्चुअल में हमारी ब्यूटी है। आज चेरिल की एक वेबसाइट भी है, cherilhunter.com, जहां वो अपने जैसे लोगों को हेल्प करती है ताकि वो लोग खुद को एक और बार चांस दे सकें। वाबी साबी का डीप कॉन्सेप्ट ज़ेन बुद्धिज्म से जुड़ा है और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ब्यूटी या इम्परफेक्शन के पीछे मत भागो, लेकिन जो इम्परफेक्शन है उसके पीछे की ब्यूटी को समझो। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ज्यादा परफेक्शन चाहिए। हमें लाइफ में ब्यूटीफुल फेस चाहिए, ब्यूटीफुल बॉडी चाहिए, ज्यादा पैसे, बड़ी गाड़ी एक्सेट्रा सब चाहिए। इसकी वजह से ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है।